नमस्कार। हॉटलाइन विद राकेश में आज हम चर्चा करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर अंतर्राष्ट्रीय कानून के मानकों पर कहाँ तक खरा उतरता है। क्या भारत के पास ऐसा कोई अधिकार था जिससे वो ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई ऑपरेशन कंडक्ट कर सकता था? क्या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में ऐसी कोई मान्यता है, ऐसा कोई प्रावधान है? ऑपरेशन सिंदूर भारत के नए संकल्प का प्रतीक बन के उभरा है, जहां भारत ने विश्व को बताया है कि अगर भारत पर कोई आतंकवादी हमला होता है, अगर वो प्रायोजित हमला है, किसी दूसरे राष्ट्र के द्वारा संरक्षित किसी आतंकवादी गिरोह के द्वारा करवाया गया हमला है जिसमें निर्दोष भारतीयों की जान जाती है, तो भारत के पास अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। और ऐसा अधिकार जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में जिसकी व्यवस्था है, उस अधिकार का उपयोग करके भारत अपने आप को सुरक्षित रखने का हर वो संभव प्रयास करेगा जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में भारत को जिसकी इजाज़त मिलती है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैली गई हैं। सबसे बड़ी भ्रांति तो ये थी कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होते के साथ ही एक दो दिन के अंदर ख़त्म हो गया। भारत सरकार का पक्ष ये था कि ऑपरेशन सिंदूर का जो भी लक्ष्य था उन लक्ष्यों की प्राप्ति हो गई है, लेकिन आम भारतीय मानस पटल पर लक्ष्य कुछ और दिख रहा था। क्या लक्ष्य पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लाने का था? क्या लक्ष्य बलूचिस्तान को आज़ाद कराने का था? क्या लक्ष्य पाकिस्तान के 5 टुकड़े करने का था? अगर ये कोई लक्ष्य था तो ऐसे किसी लक्ष्य की प्राप्ति तो नहीं हुई। तो फिर सरकार किस बिला पर कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य पूरा हुआ, जिसके बाद उन्होंने सीज फायर के लिए हामी भरी। हमें ये समझना पड़ेगा कि भारत एक जिम्मेदार देश है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इसकी एक विशिष्ट पहचान है। भारत संयुक्त राष्ट्र का एक संस्थापक सदस्य है और संयुक्त राष्ट्र के सारे नियमों का, उनके सारे कानूनों का अक्षरशः पालन करता रहा है। भारत एक जिम्मेदार देश होने के कारण अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह से अवगत है। उसे पता है कि उसे कहाँ तक अपनी सुरक्षा करनी है और कहाँ पर अपना आक्रमण रोक देना है। कौन सा वो थ्रेशोल्ड है जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय कानून भारत को आत्मरक्षा का अधिकार देता है, और उसके बाद कहाँ वो कानून भारत का समर्थन नहीं करता, और उसके आगे अगर भारत हमला करता है तो भारत एक आक्रांता देश माना जाएगा, एक आक्रमणकारी देश माना जाएगा। तो एक एक थ्रेशोल्ड है कि वो लाइन है जिसे हमें समझनी पड़ेगी और ये जानना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में क्या व्यवस्था है। अगर किसी राष्ट्र पर आतंकवादी हमला होता है जो कि किसी दूसरे राष्ट्र के द्वारा प्रायोजित है, उसके द्वारा संरक्षित है, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून हमें ये अधिकार देते हैं कि हम उनके पीछे जाएं, उनके ठिकानों पर हमला करें, उन आतंकवादी कैंपों पर हमला करें, चाहे वो किसी दूसरे देश की सीमा के अंदर क्यों न हो? क्या ऐसी कोई व्यवस्था है? चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं इस बात को। हमें जानना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में ऑपरेशन सिंदूर को कैसे देखा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में? इसका सीधा सा जवाब है कि हाँ, भारत को आत्मरक्षा का अधिकार है। लेकिन वो अधिकार कब आएगा, किस कानून में है, कहाँ पर है? आत्मरक्षा का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय कानून में एक मौलिक अधिकार है, यानी कि ये अधिकार ऐसा है कि जिसको छीना नहीं जा सकता। यूएन चार्टर के अनुच्छेद 51 में
ये स्पष्ट रूप से वर्णित है कि किसी भी राज्य को अकेले या सामूहिक रूप से आत्मरक्षा का एक अंतर्निहित अधिकार है, यानी इनहेरेंट राइट है। जब भी किसी राष्ट्र पर एक सशस्त्र हमला होता है तो वो अपनी आत्मरक्षा के लिए सशस्त्र हमले का जवाब सशस्त्र रूप से दे सकता है। वो तब तक दे सकता है जब तक संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद शांति बनाए रखने के लिए कोई अन्य आवश्यक उपाय नहीं कर लेती है। तो हम समझेंगे कि आत्मरक्षा का अधिकार ये कहाँ तक है। ये हमें समझना पड़ेगा कि आत्मरक्षा का अधिकार हमारे पास कहाँ तक है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं इसको। ये अनुच्छेद 51 जो है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये अनुच्छेद 51 की एक अपनी व्याख्या है। वो व्याख्या ये कहती है कि हालांकि आत्मरक्षा का हर राष्ट्र के पास एक अंतर्निहित अधिकार है, लेकिन परंपरागत रूप से ये अधिकार का प्रयोग तभी होता है या तभी किया जा सकता है अगर किसी राष्ट्र पर किसी दूसरे राष्ट्र ने हमला किया। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय कानून जो डेवलप हुआ है बाय कन्वेंशन, बाय प्रैक्टिस, जिसके हम ऐसा कह सकते हैं कि एक वो बाय कन्वेंशन, बाय डेवलपमेंट कोई ग्रो करता है। कोई भी कानून प्रैक्टिस में आने के बाद उसकी नई व्याख्याएं होती है। अब ये अनुच्छेद 51 की जो नई व्याख्या है, उसमें एक सवाल हमेशा उठ के आ रहा है कि आत्मरक्षा का जो थ्रेशहोल्ड है, यानी कि कब हम आत्मरक्षा के नाम पर किसी दूसरे राज्य पर सशस्त्र हमला करेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून में ये एक बहुत बड़ा बहस का विषय है। इसकी बहुत तरह की व्याख्याएं हुई हैं। अभी जो तथागत रूप से, यानी कि एज पर कन्वेंशन, जो अनुच्छेद 51 जो डेवलप हुआ है अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंदर में, उसमें यह बताया गया है कि कोई आतंकवादी समूह या गिरोह जो नॉन स्टेट एक्टर है, यानी कि वो डायरेक्ट स्टेट का कोई कंपोनेंट नहीं है। जैसे आप एग्जाम्पल में आप हिजबुल मुजाहिदीन की बात करें या लश्कर तैयबा की बात करें। लश्कर तैयबा पाकिस्तान का एक नॉन स्टेट एक्टर है। वो पाकिस्तान के स्टेट सिस्टम का कोई पार्ट नहीं है, लेकिन लश्कर तैयबा भारत की सीमा के अंदर भारतीय नागरिकों पर हमले करता है। तो क्या अनुच्छेद 51 के अंदर उस हमलों का जवाब पाकिस्तानी सीमा के अंदर उसके ठिकानों पर, उसके सैन्य ठिकानों पर या उन ठिकानों पर जहां आतंकवादी पाले जाते हैं, पोसे जाते हैं, जहां उनका प्रशिक्षण होता है, क्या अनुच्छेद 51 के अंदर भारत सक्षम है इस तरह का कोई आक्रमण करने का जैसा ऑपरेशन सिंदूर में किया गया? तो इसका जवाब हम देख रहे हैं कि जो व्याख्या हुई है अंतर्राष्ट्रीय कानून की, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उसमें ये कहा गया है कि आतंकवादी समूह अगर किसी स्टेट का नॉन स्टेट एक्टर है, किसी राज्य का एक ऐसा एक्टर है, ऐसा वो अभिनेता है जो उस राज्य के पॉलिटिकल सिस्टम में तो नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल किया जा रहा है आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए। संयुक्त राष्ट्र का एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 2, और उसका क्लॉज 4। उस क्लॉज 4 में बड़ा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी हालत में किसी दूसरे राष्ट्र के ऊपर कोई भी सशस्त्र हमला नहीं किया जाएगा। लेकिन उसका एक अपवाद है। वो अपवाद ये है कि अनुच्छेद 51 के अंदर अगर कोई आक्रमण किया जाता है, अगर कोई हमला किया जाता है, तो वो हमला संयुक्त राष्ट्र चार्टर के चार्टर 2 उप चार्टर 4 के उपबंधों से वो प्रभावित नहीं होगा, वो अपवाद रहेगा। और हम चर्चा कर चुके हैं कि अनुच्छेद 51 में
एक अंतर्निहित अधिकार है राज्यों को अकेले और सामूहिक रूप से सशस्त्र बल प्रयोग करके अपनी आत्मरक्षा करने का। और वो आत्मरक्षा उस हालत में भी कर सकते हैं जब उन पर आक्रमण किसी दूसरे राज्य के द्वारा नहीं किया गया हो, बल्कि उस राज्य के द्वारा पोले पासे गए किसी आतंकवादी समूह का किया गया हो। तो भी अनुच्छेद 51 भारत को वो शक्ति प्रदान करता है जिसके तहत ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय कानून के जो पिछले उदाहरण हैं, और ये सारे उदाहरण जो हैं अनुच्छेद 51 के हैं जिसकी हम आज यहाँ चर्चा कर रहे हैं। एक निकारागुआ का केस है जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला सुनाया कि सशस्त्र समूहों का पर्याप्त समर्थन, उनका प्रशिक्षण, उनकी आर्मी प्रदान करना बल के अप्रत्यक्ष उपयोग का गठन कर सकता है। यानी कि अगर पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा को आर्म किया है, उसको शस्त्र मुहैया कराया है, उसका ट्रेनिंग कराया गया है, तो वो भी अगर उस आतंकवादी संगठन ने भारत पर हमला किया गया है और उस संगठन को पाकिस्तान ने वो समर्थन दिया है, वित्त पोषण दिया है, फाइनेंस किया है, तो लश्कर तैयबा के द्वारा किया गया हमला पाकिस्तान के द्वारा किया गया हमला माना जाएगा। ऐसी व्याख्या निकारागुआ केस में 1986 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने की थी। एक और घटना हुई है जिसको हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं, पोस्ट 9/11 जब अमेरिका पर हमला हुआ था अलकायदा के द्वारा, और उसके बाद अमेरिका ने उसके प्रतिरोध में, उसके विरोध में अपने आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए अफगानिस्तान पर हमला किया था। और उस हमले को स्वीकार किया गया था विश्व समुदाय के द्वारा और संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के द्वारा कि वो अमेरिका के द्वारा किया गया सेल्फ डिफेंस का एक्सरसाइज है, ये उसके आत्मरक्षा का एक्सरसाइज है, आत्मरक्षा का अधिकार का प्रयोग था, जिस प्रयोग के अंदर अमेरिका ने 9/11 के बाद अफगानिस्तान पर हमला किया था। और ये हमले उस हालत में भी हो सकते हैं कि अगर किसी राज्य या राष्ट्र के अंदर एक आतंकवादी समूह है और वो समूह उस राज्य के कंट्रोल में नहीं है, जिसको अनिच्छुक और असमर्थ सिद्धांत कहा जाता है। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे सोमालिया एक देश है। सोमालिया के अंदर बहुत आतंकवादी संगठन है, लेकिन सोमालिया के अंदर ऐसी कोई सरकार नहीं है जो उन आतंकवादी संगठनों पर लगाम लगा सके। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जिस पर अगर वो आतंकवादी समूह हमला करते हैं, क्या उसका प्रतिरोध नहीं लेगा? वो अवश्य लेगा, ये जानते हुए कि इसमें सीधे सीधे सोमालिया की जो सरकार है उसका कोई हाथ नहीं है। फिर भी उन आतंकवादी समूहों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कानून अनुच्छेद 51 के अंदर राष्ट्रों को अधिकार देता है कि वो उस पर हमले करें। एक इसके बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण एक केस जो हमने देखा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसकी चर्चा हम करेंगे आने। उसको कैरोलिन केस बोलते हैं। ये कैरोलिन का केस था, ये 1837 का है, और इस केस को एक माइलस्टोन माना जाता है जब भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आत्मरक्षा के सिद्धांत की व्याख्या होती है। ये कैरोलिन मामला 1837 का है, जिसमें एक अमेरिकी स्टीमर कैरोलिन पर उस वक्त के ब्रिटिश कैनेडियन फोर्सेस ने हमला किया था और उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बातें सामने आईं उससे ये स्पष्ट हुआ। अब क्या स्पष्ट हुआ वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। वो स्पष्ट ये हुआ था कि आत्मरक्षा का अधिकार के लिए कौन सा रीजनेबल टेस्ट है, जिसकी मैं चर्चा शुरू में कर रहा था कि वो थ्रेशोल्ड क्या है, वो थ्रेशोल्ड कब होगा, कब
किसी राष्ट्र के पास आत्मरक्षा करने का अधिकार मिलता है। इस केस में उसकी व्याख्या कर दी गई थी। जब उसको लगता है कि उस पर तत्काल कोई बहुत बड़ा नुकसान होने की स्थिति है, कोई आतंकवादी समूह या कोई राष्ट्र उस पर कोई बहुत बड़ा नुकसान करने की हालत में है, या वो नुकसान करने की शुरुआत कर चुका है, या नुकसान करने जा रहा है, उस वक्त वो थ्रेशोल्ड बनता है जहां पर आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण बात आई थी कोरोना मामले में, जिसका असर ऑपरेशन सिंदूर पर भी पड़ा है। वो टेस्ट ये है कि कोई इस तरह का, अगर आप सशस्त्र हमला करते हैं अपने आत्मरक्षा अधिकार का प्रयोग करते हुए, तो वो हमला अनुपातिकता यानी कि प्रोपोर्शनेट होना चाहिए और अनावश्यक नहीं होना चाहिए, और उतना ही होना चाहिए जितना नेसेसरी है। तो ये तीन जो महत्वपूर्ण बात है, अनिवार्यता, अनुपातिकता और अनावश्यकता, इन तीनों चीज़ों को आपको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साबित करना पड़ेगा कि आपने कुछ भी अनावश्यक नहीं किया, उतना ही किया जितना आवश्यक था। तो अगर भारत सरकार ये कहती है कि उन्होंने तत्काल सीज फायर मान ली थी, इसलिए कि उस वक्त उनका ऐसा मानना था कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वो लक्ष्य पूरे हो गए थे, तो कहीं ना कहीं से भारत सरकार जो ये कैरोलिन डॉक्ट्रिन है राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस का, उसको फॉलो कर रही थी कि उसके आगे आपको क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि कैरोलिन डॉक्ट्रिन क्लियर बोलता है कि कोई राज्य आत्मरक्षा के लिए किसी अन्य राज्य के क्षेत्र में तब तक प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि हमले का आसन खतरा न हो और कार्रवाई अत्यंत आवश्यक और अनुपातिक न हो। तो यहां तो पाकिस्तान पोषित आतंकवादी संगठन ने तो हमला कर दिया था, तो जो कैरोलिन डॉक्ट्रिन है इसकी जो रिक्वायरमेंट है इसको तो हम मीट कर रहे थे, तो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। और जब ये अनुपातिक हमला करने के बाद जब हमने अपना लक्ष्य हमने पूरा कर लिया, तो फिर उसके बाद कोई कारण नहीं बनता है कि हम उस लड़ाई को और आगे जारी रखें। ठीक वैसा ही हुआ। उसके बाद भारत ने अपनी इस कार्रवाई की सूचना अपने परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो यूनाइटेड नेशन में है उसके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के बीच में रखी और उनको बताया कि किन हालातों में ये हमले हुए थे, और भारत ने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए यूएन चार्टर में जो अधिकार प्रदत्त है उसी का उपयोग किया है, उससे आगे और कोई कुछ नहीं किया है। उसके आगे उन्होंने कोई जान माल की हानि, कोई सिविलियन पॉपुलेशन की जान माल की हानि, ऐसा कुछ भी ऐसे नहीं किया है। और ये बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बताई गई है। और उसके बाद भारत की तरफ से सांसदों का समूह अन्य देशों में गया है, जहाँ इसी बात को कहा जाएगा कि भारत किस तरह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंदर रह के अपने आत्मरक्षा का अधिकार का प्रयोग करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, जो उसके लिए, उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, अखंडता के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक था। धन्यवाद।